बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूजेस ऑफ लेंस पढ़ा था, तो वो लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 10 का। हमारी रीडिंग खत्म हो चुकी है। आज हम लोगों ने स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन आंसर। फॉर दिस ओपन योर बुक्स पेज नंबर 147। ओके जी, पेज नंबर 147 पे फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शंस को इनसर्कल करें। फर्स्ट इज अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। जो प्रिंसिपल एक्सिस से रे गुजरती है, कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे गुजरती है, वो कहाँ से पास आउट करती है? ए डज नॉट बेंड, क्या कर यानी कि रिफ्रैक्ट करके कहाँ से जाती है? ए डज नॉट बेंड, बी पास थ्रू एफ, पास थ्रू सी एंड पास थ्रू द मिडल ऑफ एफ एंड सी। तो वो क्या उसका आंसर है? आंसर इज पास थ्रू एफ। वो प्रिंसिपल फोकस से पास होके रिफ्रैक्ट करती है। रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। द सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड। सेंटर ऑफ लेंस को क्या कहते हैं? ए ऑप्टिकल सेंटर, बी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी प्रिंसिपल फोकस एंड डी प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑप्टिकल सेंटर। ए इज द आंसर। आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट है द लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइंग बियॉन्ड 2f इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज। जो ऑब्जेक्ट है 2f पर उसको ले किया गया, यानी कि 2f पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि कन्वेक्स लेंस से गुजर के कहाँ पे उसका इमेज फॉर्म होगा? बिटवीन f एंड 2f, ए बी बियॉन्ड 2f, सी एट 2f एंड डी टू एट f एंड एट 2f। एंड द आंसर इज ए between f and 2f. Fourth is the image of an object placed at c in front of the convex lens is, यानी कि ऑब्जेक्ट फॉर्म किया हुआ है, ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया हुआ है पॉइंट सी पे, तो कन्वेक्स लेंस से गुजर के उसका इमेज कहाँ बनेगा? ए एट एफ, बी बिटवीन एफ एंड सी एट सी एंड डी बियॉन्ड सी। एंड द आंसर इज सी एट सी। 5 इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस इज। कनकेव लेंस में जो इमेज बनता है वो कैसे, वो कौन किस तरह का होता है? ए वर्चुअल, बी रियल, सी इन्वर्टेड एंड डी लार्जर। तो कनकेव लेंस से जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल होता है, उलट होता है, और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा ब्लर होता है। उसका यानी कि एक इमेज रियल इमेज नहीं होता, इन्वर्टेड इमेज नहीं होता, वो बहुत वर्चुअल इमेज होता है। उसको देखने के लिए हम लोगों को कन्वेक्स लेंस की ज़रूरत पड़ जाती है, और भी बहुत सारी ग्लासेस टाइप हम लोग उसको एडजस्ट करना पड़ता है हमें, इस वजह से उसको देखना ज़रा मुश्किल होता है। 6 is the point through which a ray of light passes without changing its path is the वो लाइन रे, जो रे ऑफ लाइट, वो रे ऑफ लाइट जो अपना पाथ चेंज कर किए बगैर पॉइंट से गुजरती है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? उस पॉइंट को क्या कहेंगे जब हमारा एक रे ऑफ लाइट जो सी है वो गुजरती है उस पॉइंट से विदाउट चेंजिंग इस पाथ? एंड द आंसर इज सेंटर, ए सेंटर ऑफ कर्वेचर, बी ऑप्टिकल सेंटर, सी मिडल पॉइंट ऑफ एफ एंड सी एंड डी प्रिंसिपल फोकस। एंड द आंसर इज सी ऑप्टिकल सेंटर। प्यूपल इज मेड स्मॉलर और लार्जर बाय। प्यूपल जौन सा है हमारी आई का, उसे वो स्मॉलर और बड़ा, छोटा और बड़ा होता है किसकी वजह से? सिलेरी मसल्स, बी कॉर्निया, सी आइरिस एंड डी रेटिना। एंड द आंसर इज आइरिस। आइरिस के जो मसल्स होते हैं, जो आइरिस है वो प्यूपल को बड़ा और छोटा करने में मदद देती है। आई बॉल का फ्रंट जौन सा होता है गोल सा अंदर छोटा सा जो डार्क ब्लैक कलर का जो डॉट है हमारी आई के अंदर, उस वो प्यूपल होता है। इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड इन। ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनता है? ए कॉर्निया, बी प्यूपल, सी आइरिस एंड डी रेटिना। एंड द आंसर इज डी रेटिना। टू ऑब्टेन शार्प इमेज इन कैमरा। कैमरा में शार्प इमेज को किस तरह, यानी कि एक परफेक्ट इमेज किस तरह से हासिल किया जा सकता है? ए लेंस इज मूव बैक एंड फोर्थ, लेंस को मूव करवा के। बी फिल्म इज मूव बैक एंड फोर्थ, फिल्म को मूव करवा के आगे और पीछे। सी लेंस बोथ द लेंस एंड फिल्म आर मूव, दोनों चीज़ों को आगे पीछे मूव करवाना। ये नाइदर लेंस नॉर फिल्म इज मूव, कुछ भी मूव ना करवाना। सो द आंसर इज लेंस, ए लेंस इज मूव फोर्थ एंड बैक। हमें कोई इमेज फॉर्म करना होता है, कैमरे की मदद से कोई पिक्चर क्लिक करनी होती है, तो हम क्या करते हैं? हम लेंस को एडजस्ट करते हैं आगे और पीछे करके, ताकि हम एक अच्छा और शार्प इमेज हासिल कर सकें। इसको आप लोगों ने
लर्न करना है और जो मोनेटाइज कर रहे हैं आपको उन्हें सुनाना है। इंशाल्लाह कल हम आगे करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। How are you at class? I hope you all will be fine at your homes. Let we start our today's lecture, which is a paragraph. Students, हम इस पैराग्राफ को सबसे पहले उर्दू में रीड आउट कर लेते हैं। देन बेटा, ये आपका सेल्फ राइटिंग का एक टॉपिक है। आपने इसको अपने ऑन वर्ड्स में अपनी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हुए या डिक्शनरीज को कंसल्ट करते हुए या किसी एल्डर को कंसल्ट करते हुए इसको ट्रांसलेट करना है। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी महबूब रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 571 हिजरी में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले फ़ौत हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा, चचा और दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी बहुत साफ़ सुथरी गुजरी। लोग आपको सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। जब आपकी उम्र 40 साल की हुई तो आपने एक पारसा अमीर बेवा औरत हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी कर ली। जब आपकी उम्र 40 बरस की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की। मक्का के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। कुछ अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत कर गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी हुकूमत कायम की। चंद सालों में इस्लाम पूरे अरब में फैल गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल की थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मदीना में है। स्टूडेंट्स, ये था आपका उर्दू में पैराग्राफ। बेटा, कुछ हिंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, हम उनको भी रीड आउट कर लेते हैं। बिलव्ड, brought up, youth, childhood, pure and pious, widowed, declared, preach, opposed, migrated, spread। स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स थे जिनको आपने इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हुए यूज़ करना है। बेटा, इस पैराग्राफ को आपने सेल्फ राइटिंग के तौर पे अपनी नोटबुक पर, होमवर्क वाली नोटबुक पर राइट करना है और इसके साथ ही आपने इसको नीट राइटिंग में राइट करना है और स्कूल में गिवन डेट पर चेकिंग के लिए भिजवाना है। ठीक है बेटा, कल तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ब्लेस यू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine, safe and sound at your homes. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपके पास एक ट्रायंगल है, उसकी आपने एंगल की मेजरमेंट करनी है। तो वो मैं आपको बता दूं कि आपके जो एंगल हैं ABC जो होता है ट्रायंगल में, तो वो टोटल होता है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो आपने उसका एंगल फाइंड करना है। उस मेथड से हम वो क्वेश्चन बहुत दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं। तो वो क्वेश्चन जो है वो आपने अपनी नोटबुक्स पे जो है उसी मेथड से सॉल्व करना है जैसे कि वो करवाया गया है। ठीक है, आज जो सॉल्व बेसिकली हम करेंगे वो क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल and both the arms of each pair are in the same direction or opposite direction, then prove that these angles are congruent। ठीक है जी, अगर दो एंगल की आर्म जो है वो क्या हो, पैरेलल हो, एक दूसरे के बराबर हो, एंड बोथ ऑफ आर्म, दोनों आर्म्स जो हैं ऑफ ईच पेयर, हर पेयर की, आर इन द सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो सेम होनी चाहिए हो, या फिर हो ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि या तो वो एक ही सिमत में जा रहे हो या फिर वो मुखालिफ सिमत में जा रहे हो। देन प्रूव दैट दीज एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो आपने ये प्रूव करना है कि ये एंगल कॉन्ग्रेंट हैं। सबसे पहले तो केस 1, इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आपकी ये देखें, अगर आपकी ये वाली आर्म है और ये आर्म है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर तो ये वाली आर्म है और ये वाली आर्म है तो ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमने करना क्या है, द एंगल्स, एंगल ABC एंड एंगल DEF हैविंग पैरेलल आर्म। जो ABC है, ABC और DEF जो है इनकी पैरेलल आर्म है। ठीक है, यानी कि
ये दोनों और ये दोनों एक ही सिमत में जा रहे हैं तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। इसी तरह ई एफ पैरेलल बी सी, जो ई और एफ है ये पैरेलल किसके है, बी और सी के, और जो डी ई है, डी ई ये पैरेलल किसके है, ए बी के। ठीक है जी। अब प्रूव क्या करना है कि एंगल ए बी सी जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके है, डी ई एफ के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। अब इसमें आपने ये तो प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन अब जो इसमें हमने करनी है वो क्या है, ड्रॉ जी बी। ये जो है ये डॉटेड लाइंस हैं। ठीक है जी। ये डॉटेड लाइन से हमने क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। ये जी बी को ड्रॉ कर लिया सच दैट जी बी, ये जी बी हो गया, और ई एफ जो है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है जी। इसी तरह एंड ड्रॉ बी एच, तो ये भी आपकी एक डॉटेड लाइन है। ठीक है जी। बी एच इसको हमने ड्रॉ किया सच दैट, जैसा कि जी बी और ई एफ जो है, सॉरी बी एच और डी ई जो है, बी एच और डी ई ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है। अब प्रूफ हम किस तरह से करते होते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। ठीक है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट हमारे पास है, सिंस जी सी पैरेलल ई एफ, जी सी पैरेलल ई एफ। ठीक है। एंड डी ई पैरेलल ए एच। ठीक है। अब एंगल डी ई एफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए एच एफ। ठीक है जी। तो ये क्या है, इसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, और ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। इसकी रीज़न क्या है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ए एच एफ। ठीक है। ए एच एफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए बी सी। ठीक है जी। और इसकी स्टेटमेंट रीज़न क्या है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि एंगल डी ई एफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है जी। तो ये अब दोनों किस तरह से हमने इसको किया है, फ्रॉम 1 and 2, यानी कि जो हमारे पास स्टेटमेंट 1 and 2 दी गई है, ये इसकी मदद से हमने इसको सॉल्व किया है। इसी तरह अब आ रहा है केस 2, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले हमने क्या किया है, इन सेम डायरेक्शन। अब हम करेंगे इसको सॉल्व केस 2 जो है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, इन फिगर एक फिगर ड्रॉ की गई है। इसमें ये अब सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। पहले क्या था कि सेम डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन अब ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है। जैसे कि ये इस तरह इधर को है, फिर ये जा तो इधर को ही रही है, लेकिन ये अब इसकी डायरेक्शन ऊपर है, ये डाउन डायरेक्शन है। ठीक है जी। तो इसमें जो है अब सबसे पहले गिवन क्या है, दिया हुआ डी एंड ई, ये ई है, डी ई पैरेलल ए बी। ठीक है। ये इन दोनों के पैरेलल हैं, और डी एफ जो है, डी एफ पैरेलल है ए और सी के। ठीक है। टू प्रूव मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। अब जो D है इस पे एंगल 3 बनाया हुआ है, E पे एंगल 2 बनाया गया है, और A पे एंगल 1 बनाया गया है। ठीक है। अब इसको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट एंड रीजंस। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है, ए बी पैरेलल डी ई, ए बी पैरेलल डी ई। और इसकी रीज़न क्या है कि जो ए और सी है, ए और सी ये थोड़ा सा इससे एक्सटेंड कर रहा है ई से, तो ए और सी जो है कट्स बोथ लाइन ए बी, ये ए और बी को भी कट कर रहा है, एंड डी ई और डी और ई को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। जो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 और मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 है, तो ये एक दूसरे के इक्वल हैं। इसकी रीज़न क्या है कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है तो ये सेम लाइन पे, लेकिन ये इनर साइड पे और ये आउटर साइड पे बनाया गया है, और ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इस पे जो हमारे पास साइड्स क्या है, ए सी पैरेलल है किसके, डी एफ के। ए सी जो है ये पैरेलल किसके है, डी एफ के। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3।
मेजरमेंट एंगल 2 और मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 जो है ये एक दूसरे के इक्वल हैं, और इसकी रीज़न क्या है कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब इसको हमने स्टेटमेंट 2 का नाम दिया, तो इसमें अब क्या हम करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 we get measurement of angle 1 is equal to measurement of angle 2 is equal to measurement of angle 2 is equal to measurement of angle 3। तो इसमें अब क्या हुआ कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 जो है ये मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 के इक्वल हो गया, क्योंकि ये सारे एंगल ही एक दूसरे के इक्वल हैं, और एंगल 1 जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एंगल 3 के, और यही हमारे प्रूफ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आप थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 एज अ होमवर्क करना है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। फ़ी अमानिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हम पढ़े हैं उर्दू ग्रामर, और उर्दू ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे, जी बेटा आज हमने करनी है कहानी कर भला हो भला। ये आपका क्रिएटिव राइटिंग टॉपिक है। आपने इस कहानी को खुद से लिखना है, इसका उन्वान देखते हुए कि कर भला हो भला में आप क्या स्टोरी लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, आप वो भी सुन लीजिएगा, और ख़ुद से भी आपको नेट से सर्च कर लीजिएगा, या घर में कोई भी आपको जो मॉनिटर कर रहा है आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो आपने ये स्टोरी खुद राइट करनी है। जी बेटा, मैं आपको सुनाती हूँ एक चूहे और शेर की कहानी। एक शेर होता है, वो शिकार के लिए निकला होता है, लेकिन उसे शिकार नहीं मिलता, तो वो थक कर जो है ना एक साए के नीचे लेट कर सो जाता है। तो वहीं से एक चूहा आके निकलता है, वहाँ पे चूहे को कुछ शरारत सूझती है, तो वो क्या करता है, वो शेर के ऊपर चढ़ के उसके बालों में उछलने कूदने खेलने लग जाता है। ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि कैसे वो उछल कूद रहा है शेर के ऊपर बैठकर। शेर की फिर जब आँख खुलती है तो वो गुस्से में आ जाता है, उसकी नींद ख़राब हो जाती है, तो वो चूहे को पकड़ता है, पकड़ के वो उसे खाने लगता है। ये देखें पिक्चर में देख रहे हैं आपके, शेर जो है गुस्से में उसको पकड़ रहा है, तो वो उसको खाने लगता है। तो जो चूहा है, ये देखें कि चूहा जो है वो माफ़ी मांग रहा है, वो माफ़ी मांगता तो शेर को जो उस पर तरस आ जाता है, शेर उसको चूहे को छोड़ देता है। चूहा खुशी खुशी वापस चला जाता है। फिर एक दिन दोबारा वापस आता है, तो देखता है कि ना शेर को, एक वहाँ पे जंगल में शिकारी आता है, तो वो ना शेर के ऊपर जाल फेंक देता है। तो शेर बड़ा मचल रहा होता है कि यहाँ से मैं कैसे निकल जाऊँ। तो वहीं से वही वाला चूहा आ जाता है। तो ये देखें कैसे कि जो चूहा है वो शेर का जो जाल है ना वो अपने दांतों से जो है ना वो काट रहा है, और वो जो जाल है वो दांतों से सारा काट देता है, और शेर जो है वो शिकारी के आने से पहले आज़ाद होकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत खुश होता है कि चूहे ने उसकी मदद की, और वो दोनों बहुत खुशी खुशी वहाँ से वापस चले जाते हैं। ठीक है बेटा, ये एक स्टोरी मैंने आपको सुना दी है। बाकी आप कोई भी नेट से सर्च कर लीजिएगा, या आप किसी से भी घर में हेल्प लेके आपने इस उन्वान को देखते हुए स्टोरी राइट करनी है, ऊपर डेट और डे मेंशन करके। और जब आप लोग स्कूल में नोटबुक्स भेजेंगे तब मैं ये चेक भी लाजमी करूँगी, और आपने स्टोरी को लर्न भी करना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।